हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 8th क्लास है और 8th क्लास के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे महिला एवं जनजातीय सुधार। तो इन सबको हम लोग देख चुके थे। यहाँ तक हमने राजा मोहन राय के बारे में पढ़ा, सारदास प्रथाओं के बारे में पढ़ लिया, विधवा पुनर्विवाह के बारे में पढ़ा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया। और इसी में हम लोग पंडित रामाबाई को भी पढ़ चुके थे। बाल विवाह, विधवा विवाह कानून, जाति से कैसे हम लोग बाहर आए, इन सब चीजों को भी हम लोग अपने लेक्चर गौर करके एक एक करके आपका देख लिया था। इन सब चीजों को हमने बात कर ली। ठीक है, चमड़ा जूता बनाने वाली जो कास्ट थी उनको हमने देखा, समानता और न्याय तक। तो पहले यहाँ तक मुझे बताइए, यहाँ तक किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी है? तो यहाँ तक हमने इतना देख चुके हैं, इतना हम लोगों ने बात कर ली थी। यहाँ से आगे कोई क्वेरी, कोई डाउट, कोई किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? चलिए, इतना पढ़ चुके हैं और इतना हम देख भी चुके हैं, आगे बढ़ जाए। चलिए, तो इतना हम लोगों ने इसमें देख लिया था और हमने इनकी आपका बात भी की कि समानता और न्याय किस प्रकार की बात है, क्या समानता वाकई में लोगों के लिए जरूरी है, और किस प्रकार की हम सोशल जस्टिस की मांग करते हैं, कैसा हमको सोशल जस्टिस चाहिए। इसी पर, इन सारे मुद्दों पर, इन चीजों को हम लोग आपका तो ये सारी चीजों को हम देख रहे थे। समानता, इन चीजों पर बात करी, एक एक करके हमने इन सबको जुड़ाव करके हमने देखा। और ऐसे ही हमने एक व्यक्ति के बारे में पढ़ा जो बड़े श्री गुरु नारायण, इन्होंने समानता और न्याय के लिए मांग करी। ऐसे ही व्यक्ति थे ज्योतिबा फूले, जिन्होंने गुलामगिरी पुस्तक लिखी और समाज को बताया कि कैसे निम्न जाति के लोग यहाँ मूल रह रहे थे, आर्यों ने आकर यहाँ अपना कब्जा किया, वर्चस्व जमाया। उसी के आधार को इन्होंने बताकर समझाने का प्रयास किया। देख लिया, आगे बढ़े। चलिए, अब है मंदिर कौन जा सकता था। अब मंदिर जाने के लिए किन किन लोगों को ये मोहलत, ये सारी चीजें आपका सौंप दी गई थी, और कैसे कुछ इनमें कर सकता था कोई व्यक्ति मंदिर में, ये देखो। अंबेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे। महार एक जाति होती है जो बेसिकली आपका महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में मिलती है। वो किससे थे? महार परिवार में पैदा हुए। बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नजदीकी से वहां पर देखा था कि रोजाना की जिंदगी में जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या है। जातीय भेदभाव, अब उच्च कास्ट, निम्न जाति, स्वर्ण वाले, तो क्या इनका भेदभाव क्या होता है, उन्होंने बड़े अच्छे से इन सब चीजों को देखा और आपका महसूस भी किया था। और दूसरा, इसमें लोगों ने एक निम्न जाति के लोगों के प्रति पहले जो सोच बना रखी थी, यानी कि वही था पूर्वाग्रह। लोगों ने एक सोच विकसित कर रखी थी जिसके वो शिकार हुए। स्कूल में उन्हें शिक्षा, कक्षा के बाहर जमीन पर बैठना पड़ता था।
कहाँ पर? जमीन पर बैठना पड़ता था। उन्हें स्वर्ण बच्चों का इस्तेमाल किया जाता था और वे नकलों से पानी पीने की इजाजत नहीं थी। जो आपके नल के लगे होते हैं, नल की जो आपकी टोटी होती है जिनसे पानी निकलता है, वहां वो पानी नहीं पी सकते थे। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिली। हायर स्टडी के लिए उनको फेलोशिप मिली और वो फेलोशिप के दम पर आपका यूएस चले गए। 1919 में वो भारत लौटे। उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता की संरचना पर काफी लिखा। उन्होंने ये लिखा कि कैसे हमारे भारतीय समाज में उच्च जाति के लोगों का वर्चस्व है, उच्च जाति के लोग कैसे यहाँ वर्चस्व कर रहे हैं, कैसे लोग बने हुए हैं, क्या चीजें। ठीक। सन 1927 में अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिन्हें महार जाति में बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। कैसे? महार जाति के लोगों ने उसमें बड़ी संख्या में आपका, ठीक, ये हमने इसमें देखा। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला थे कि दलित भी मंदिर में जलाशय का पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। अब देखिए 27 में क्या हुआ, अंबेडकर ने मंदिर के प्रवेश के लिए कि भैया जब सब लोग मंदिर जा रहे हैं, हमें भी अछूतों को मंदिर से जाने में क्यों रोका जाता है। महार जाति के लोग बड़ी संख्या में हिस्सा लिया कि भाई अब हमको भी मंदिर में प्रवेश मिले। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला थे कि दलित मंदिर के जलाशय का पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो मंदिर का जलाशय उस पानी में वो प्रवेश करते थे, इस बात से वो बड़े गुस्सा होते थे, आग बबूला होते थे। 1919 और 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश को लेकर 3 आंदोलन चलाए। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रह की जकड़न कितनी मजबूत है। ये दिखाने के लिए उन्होंने जो था आंदोलन आपका चलाया और लोगों ने उसका बहुत जबरदार तरीके से आपका स्वागत भी किया और बहुत सारे लोगों का उसका समर्थन भी मिला। तो इस तरीके से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जाति संरचना के अभाव को देखा और ये सारी चीजों को आपका चल, ठीक है, और इसकी बात भी। देख लिया? अब हम बात करेंगे गैर ब्राह्मण आंदोलन। 20वीं शताब्दी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यह प्रयास उन सभी गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्होंने शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए हैं, ये आक्रमणकारियों के वंशज हैं। क्या कहा? ब्राह्मण जो है कहां से आए हैं? उत्तर से आए हैं और ये आक्रमणकारियों के वंशज हैं। ये मूल निवासी देसी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिणी भूभाग पर विजय हुए। यानी कि यहाँ की देसी जो आपकी नस्ल थी वो कौन थे? मूल द्रविड़ लोग थे। इन्होंने यहाँ इनको भूभाग पर हराया है और यहाँ अपना कब्जा किया। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणीयवाद के दावे को भी चुनौती दी। किसके? ब्राह्मणवाद के जो दावा करते हैं, उन्होंने उस बात को भी आपकी चुनौती दी। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ई रामास्वामी नयंकर ने एक मध्यवर्ती परिवार में पले बढ़े। अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे। उन्हें संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया। क्या किया उन्होंने? इस तरीके से बहुत गंभीरता से अध्ययन। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बन गए, परंतु राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावे में देखा गया है कि बैठने के लिए जाति के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया जाता। जब राष्ट्रवादियों का आयोजन हुआ
तो उन्होंने देखा कि जो बैठने की जगह है उसमें जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ है। यानी कि आंदोलनों में भी कास्ट आधारित चीजों पर, उन सब चीजों पर बेस बनाए और उसी बेस के बेसिस पर इन सारी चीजों को आपका रखा गया और देखा गया। देख लिया, आगे बढ़ जाएं। चलिए, अब देखिए, आप सबसे पहले ई रामास्वामी पेरियार के बारे में पढ़िए। आपने बड़ा व्यक्तित्व नाम सुना होगा, पेरियार। इन्होंने बड़ी समाज में आलोचना की है और लिखा है। पेरियार ने समाज के बारे में बड़े प्रसिद्ध लेखक हुए हैं। ई वी रामास्वामी नयाकार, इनको पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। देख लिया। चलिए, उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी और इस दावे में निम्न जाति और उच्च जातियों को अलग अलग बैठाने का इंतजाम किया। पेरियार की समझ आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा। जो अछूत है उनको खुद लड़ना होगा। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ के असली वाहक अछूत ही हैं। कह रहे अगर मूल रूप में देखो, जो आपके तमिल है और द्रविड़ हैं, यही संस्कृत के असली वाहक है और ये अछूत हो गए। इन्होंने ब्राह्मणों पर अपने अधीन कर लिया है। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजन और असमानता को ईश्वर प्रदान मानते हैं। इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों को, अछूत को खुद से मुक्ति पानी होगी। क्या करना होगा? जब तक वो खुद को आपका मुक्ति ना पालेंगे तब तक कैसे करें, ये मेन देखना। ठीक है ना? जब तक वो खुद ना कर लें तब तक वो मुक्ति आपका कैसे पाएंगे, ये देखना। पेरियार हिंदू वेद पुराण के कट्टर आलोचक थे। जितने भी वेद पुराण बने हैं उसके वो कट्टर आलोचक थे। खास तौर पर मनुस्मृति द्वारा रचित संहिता, श्री भागवत और रामायण के वे कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि वे ब्राह्मण को निचली जातियों पर अपनी सत्ता और महिलाओं और महापुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया। कह रहे इन्होंने वही ये पुस्तक हैं जिनका इन्होंने आपका सहारा लिया है। ये दलित लोगों को सहज रस नहीं आते हैं। कह रहे जो दलित लोग हैं उनको सहज से ये आपका रस नहीं आते हैं। ये निम्न जाति के नेताओं के भाषण के विचार, लेखन, आंदोलन और जातीय राष्ट्रीयवादियों के नेताओं के बीच कुछ आमंत्रण और आलोचना की प्रक्रिया है। परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज में भी उत्तर में सनातन धर्म की सभा तथा भारतीय धर्म महामंडल, ब्राह्मण सभा जैसे संगठन के जरिए इन रुझानों में शक्ति का विरोध किया है। इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातीय मकसद था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच का जो महत्व दिया गया उस पर कोई आंच न आए। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात पर धार्मिक ग्रंथों को मान्यता दी गई और उन्हें औपनिवेशिक काल के बाद ही जाति के सवाल और बहस और संघर्ष के चलते हुए आज भी जारी रखा। यानी कि उसी आधार पर जारी किया जो संघर्ष उस जमाने में आपका चल रहा था। तो पेरियार ने क्या की? आलोचना की है। किसकी? रामायण, भागवत, जितने भी पुराण हैं, इतनी पुरातन वस्तुएं हैं, उनका उन्होंने आपका विरोध किया है, विद्रोह किया है, कारण हवाला दिया है आपका दलितों को लेकर। देखिए,
सुधारकों के लिए संगठित होना। ब्रह्म समाज की स्थापना 1830 में की गई थी। यह स्थापना सभी प्रकार की मूर्ति पूजा बलि के विरोध थी। ब्रह्मो समाज, ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन आपके मुख्य नेता थे, ये ध्यान रखना है ब्रह्म समाज। और वैसे ब्रह्म समाज की स्थापना डॉक्टर राजा राम मोहन राय ने की थी, आपको पता होना चाहिए। ठीक, ब्रह्म समाज की स्थापना 1830 में की गई। यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा बलि के विरुद्ध थी। इनके अनुयायी उपनिषद में विश्वास रखते थे, यानी कि जो उपनिषद है उनमें विश्वास करते थे। 1830 में स्थापित की गई थी। और मेन इंपोर्टेंट क्या था, सभी प्रकार की मूर्ति और बलि के ये क्या थे, विरुद्ध है। यानी कि कर्म कांडों में, यानी कि मूर्ति पूजा बलि प्रथा, इन सबको वो आपके विरुद्ध थे, उनको गलत मानते थे। और जो उपनिषद हैं उनमें वो विश्वास रखते थे। इसके सदस्य को अन्य धार्मिक संस्थाओं या परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। ब्राह्मो समाज के विभिन्न धर्मों के आदर्शों, खास तौर पर हिंदुत्व और ईसाई के विचार की आलोचना में व्याख्या करते थे। वो उन्होंने क्या किया, खास तौर पर कि हिंदुत्व क्या है और ईसाई धर्म के जो विचार हैं उनकी आलोचना की, उनके नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला कि क्या पॉजिटिव है, क्या निगेटिव है। इन सब पहलुओं पर उन्होंने देखने का, जानने का प्रयास किया और उसी पर उन्होंने अपने विचार भी दिए। ठीक, और ये प्रचार भी उन्होंने इसी से किया। ठीक है नहीं? चलिए, इसके बाद एक बहुत फेमस कवि हुए हैं और डेरिजियो यंग मंगाल, ये भारत के पहली राष्ट्र कवि माने जाते हैं। हेनरी डेरिजियो बहुत कम उम्र के थे और बहुत कम उम्र में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। हेनरी डेरिजियो, कभी मौका मिले तो हेनरी डेरिजियो के बारे में पढ़िए। इन्होंने भारतीय को समझाया है कि तुम्हारा जो इतिहास है, जो तुम्हारा अध्यात्म है, वो कितना मजबूत है और किस तरीके का है। 1820 के दशक में हेनरी लुइस विलियम डेरिजियो, तो इनका पूरा नाम क्या था, हेनरी लुइस विलियम डेरिजियो, और उन्होंने क्या किया, हिंदू कॉलेज खोला था। कहां पर, कलकत्ता में। सॉरी, हिंदू कॉलेज था आप कलकत्ता में, और वहां क्या थे, ये आपका अध्यापक थे। तो हेनरी लुइस विलियम डेरिजियो क्या थे, हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। उन्होंने अपने विद्यार्थी को अमूल परिवर्तन के विचार से अवगत कराया। उन्होंने तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़े किए, उनके लिए प्रोत्साहित किया। शुरुआत में भी यंग बंगाल मूवमेंट में उन विद्यार्थियों ने परंपरा और रीति रिवाज पर उंगली उठाई जो महिलाओं के विरुद्ध शिक्षा की मांग और सोच को व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाते थे। कौन से होंगे, किस प्रकार के होंगे, क्या अभिरुचि होगी, कैसे कुछ होगा, इन सब को लेकर जो उन्होंने महिला के ऊपर जो लोग कटाक्ष कसते थे, जो लोग करते थे, उनके ऊपर इन्होंने कटाक्ष उंगली करी और मतलब अपने प्रश्न उठाए और उसी के प्रश्न चिन्हों के दम पर इन्होंने एक समाज में एक नया विचार देने के लिए प्रयास किया। इसके बाद एक व्यक्ति आए जिनका नाम था रामकृष्ण मिशन, और आप जानते हैं रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद के साथ बहुत पास का संबंध है। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया। यह मिशन समाज और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्त की लक्ष्य पर जोर देता था। स्वामी विवेकानंद 1836 में जन्म हुआ, 1902 में इनकी मृत्यु हुई। मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, ये इनका मूल नाम था। इन्होंने श्री रामकृष्ण सरल शिक्षाओं को आपका प्रभावित, संतुलित, आधुनिक विचार से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। क्या करा, शिक्षाओं को प्रभावित किया, संतुलित किया और आधुनिक रूप में जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित वहां तक पहुंचाने का प्रयास किया। 1893 में आप जानते हैं शिकागो सम्मेलन होता है और यहाँ पर विश्व धर्म सभा होती है, और यह सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड ने भी दिया कि ऐसे राष्ट्र में धर्म विचारक भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। ठीक,
वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन और अध्ययन के गौरव को पुनर्स्थापित किया था कि भाई हमारे वेदांत क्या है, हमारे उपनिषद क्या है, हमारे अरण्यक क्या है, ये लोगों को अवगत कराना। लेकिन उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या करना नहीं, बल्कि अपने देशवासियों के निर्धनता और दुर्दशा से अतिशोक दुख था। उनका दृढ़ विश्वास था कि कोई भी सुधार तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक जन समूह की दशा उन्नत ना हो। जब तक लोग अच्छे से उन्नत नहीं होंगे, आप कोई भी रिफॉर्म नहीं ला सकते। अतः भारत के लोगों को रसोई घर है, यानी भारत के लोग क्या है, उनके लिए एक रसोई घर के धर्म है। और आपका संकीर्ण चार दीवारी के बाहर निकलकर राष्ट्रवादियों को एक राष्ट्र होकर आह्वान किया। इस आह्वान द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद का प्रारंभिक अवस्था में उन्हें अवधारण योगदान हुआ, किंतु राष्ट्रवाद के बारे में उनका प्रभाव संकीर्ण नहीं था। उन्हें विश्वास था कि मानव जाति को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन पर काबू पाया जा सकता है। जब तक वे विश्व के सभी राष्ट्र का समान धारण नहीं करेंगे, तब तक वे सामान्यतः आध्यात्मिक विरासत के आधार पर युवाओं को एक होने का उपदेश दिया है। उन्होंने धोधन के विचार में वास्तव नई विचारधारा के प्रतीक और भविष्य के लिए एक महान स्रोत बना। प्रार्थना समाज 1867 में बंबई में स्थापित प्रार्थना समाज में जातीय बंधनों को खत्म करने और बलि का उन्मूलन करने के प्रयास में प्रार्थना समाज में महिलाओं को शिक्षा को प्रोत्साहित किया। प्रार्थना समाज किसको बढ़ा रही थी? वो आपका महिला शिक्षा पर जोर दे रही थी। कौन? आपका प्रार्थना समाज। तो एक बार आप सबसे पहले स्वामी विवेकानंद के विषय में पढ़ लीजिए और विलियम हेरिडेज के बारे में पढ़ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, प्रार्थना समाज है, ये भी महिलाओं को शिक्षा को प्रोत्साहन कर रही थी, विधवा विवाह पर लगी पाबंदियों के खिलाफ आवाज उठा रही थी और उनका धार्मिक बैठकों, हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया जाता था। वेद समाज मद्रास, चेन्नई में 1864 में वेद समाज की स्थापना की गई। वेद समाज को ब्रह्मो समाज से प्रेरित था। जो आपका वेद समाज है किससे खुला था? आपका जो ब्रह्म समाज था उससे ही आपके प्रेरित हुए थे। वेद समाज में जातीय भेदभाव को समाप्त करने, विधवा विवाह, महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया गया। इसका सदस्य एक ही ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास रखते थे। रूढ़िवादी हिंदू तत्व और आपका हिंदू विश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की। अलीगढ़ आंदोलन, सैर सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के बाद ही अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। यह मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषय पर आधुनिक शिक्षा दी है। क्या करी इन्होंने? आधुनिक विषय पर शिक्षा दी। अलीगढ़ आंदोलन शैक्षणिक सुधारों को
क्षेत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब इन्होंने भी मुस्लिमों को शिक्षा और सुधार के लिए बहुत सारे ऐसे सुधार किए और उस पर ध्यान दिया। आप जानते हैं शहर सैयद अहमद खां जो थे, ये एक आपके छोटे दीवान के रूप में इन्होंने काम किया। पटवारी से लेकर दीवान के राजस्व वसूली से लेकर एक आपके समाज सुधारक का सफर इन्होंने तय किया और आपका मुस्लिमों को आधुनिक शिक्षा प्राप्त हो, इन्होंने आपका मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की। कहा कि अलीगढ़, आप देखेंगे यूपी में पड़ता है अलीगढ़, और बहुत ही प्रसिद्ध कॉलेज है अलीगढ़, एएमयू कहा जाता है इसको। चलिए, इसके बाद है सिंह सभा आंदोलन। सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभा की स्थापना 1873 में अमृतसर में शुरू की गई। इसके बाद 1789 में लाहौर में सिंह सभा का गठन किया गया। इन सिंह सभाओं में सिख धर्म में अंधविश्वास, जातीय भेदभाव और ऐसा आचरण की जो गैर सिखी समझते थे, मुक्त करने का प्रयास किया। उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया, जिन्हें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों में भी पढ़ाया जाता है। खालसा कॉलेज अमृतसर 1892 में सिख सभा आंदोलन के नेताओं द्वारा स्थापित किया गया था। ये खालसा कॉलेज की स्थापना अमृतसर में की गई। ठीक, इसको आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग धर्म के लोगों ने जातीय प्रथा को समाप्त करने, महिला शिक्षा को बढ़ाने, विधवा पुनर्विवाह करने, समाज में समानता न्याय स्थापित करने, ब्राह्मणवाद को चुनौती देने, आडंबरों के खिलाफ अपने तर्क देने, इन सब का देने का उन्होंने प्रयास किया। उसी की सार्थक दिशा में बहुत सारे समाज सुधारक, बहुत सारे लोगों ने अपना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया और उसी महत्वपूर्ण योगदान के वर्चस्व की वजह से ही ये सारी चीजें आज हमको यहाँ तक देखने के लिए मिली हैं और हम इनको बड़े अच्छे से आम रूप में देखते भी हैं और ये सारे प्रयास हमको जाने पहचाने से भी लगते हैं। तो इन सबको हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब है आपका चैप्टर पूरा समाप्त हो चुका है। निम्नलिखित में किस प्रकार के विचारों का आपका समर्थन करते थे? कुछ व्यक्तियों के नाम लिखे हैं, जैसे राजा राम मोहन राय के बारे में आप लिखिए कि राजा राम मोहन राय कौन थे। तो उन्होंने महिला शिक्षा पर जोर दिया, जितने भी हमारे समाज में आडंबर थे उनके विषय में बताया। तो ऐसे करके आप देखिए। तो सबसे पहले चैप्टर पूरा समाप्त हो चुका है। किसी को कुछ भी पूछना है पूरे चैप्टर में तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार मुझसे आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपने डाउट, अपनी क्वेरी, अपना क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से अगर किसी का कोई डाउट या कोई क्वेरी है, आप एक बार पूछ लीजिए मेरे प्यारे। चलिए, देख लिया आपने विवेकानंद के बारे में पढ़ा, तो यही सारे जितने भी आपने समाज सुधारक देखे थे उनके बारे में पढ़ना है। तो ये सारे मेरे जितने भी हैं आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 भारत के महान सामाजिक, दार्शनिक, महिला सुधारक, जातिवाद विरोध, सामाजिक न्याय, समता को स्थापित करने वाले व्यक्ति हैं। तो इनके बारे में हमने कुछ ना कुछ अपने चैप्टर में जरूर पढ़ा है। तो कोशिश करिए कि आप इनके बारे में लिखें और पढ़ें। क्लियर है? चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही करेंगे क्योंकि समय भी समाप्त हो रहा है। ठीक, और चैप्टर भी हमारा समाप्त हो चुका है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में।
तब तक अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मेरे प्यारे बच्चों, मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।